नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सान्या शाह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। अधिकतर लोगों को डॉक्टर बनने के बाद उन्हें कुछ और पाने की जरूरत नहीं होती है और उनकी पेशेवर यात्रा शायद मंजिल तक पहुंच मान ली जाती है। लेकिन जिनके लिए मंजिल खुला आसमान हो, उनके लिए कोई भी यात्रा कभी खत्म नहीं होती है, बल्कि अनवरत चलती रहती है। ऐसे ही एक डॉक्टर की कहानी देखिए। साधना प्लस के खास कार्यक्रम घर की बेटी लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। हमारे घर की लक्ष्मी बेटी में आपका स्वागत है। डॉक्टर अनुपमा सोनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर रही है। साथ ही पेशे से वो एक डेंटिस्ट है। वह सन 2018 और 19 में मिसेज राजस्थान, मिसेज इंडिया व मिसेज एशिया इंटरनेशनल के खिताब भी जीत चुकी है। डॉक्टर सोनी को कई स्टेट अवार्ड भी मिल चुके हैं। राजस्थान एक्सीलेंस अवार्ड 2018 व रोड सेफ्टी और स्वच्छता एवं सर्वेक्षण की वह ब्रांड एम्बेसडर भी है। और आपको बता दें कि राज्य महिला नीति की सदस्य भी है। साथ ही ये महिलाओं से संबंधित नीतियों पर कार्य कर रही है। तो आइए मिलवाते हैं आज हमारी खास शख्सियत घर की बेटी लक्ष्मी में डॉक्टर अनुपमा सोनी से और जानते हैं उनके जीवन के सफर के बारे में। इस जमाने में सभी लोगों का कोई ना कोई लक्ष्य होता है जिसको पूरा करने के बाद उसे लगता है कि उसने अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन एक डॉक्टर बनने के बाद भी अपने जीवन में आगे कुछ और करने की लालसा रखना बड़ी बात है। ऐसे ही जयपुर की अनुपमा का मानना है कि एक ब्यूटी पेशेंट के रूप में उन्होंने जीवन के बहुत बड़े पटल को छुआ है और जीवन में बहुत कुछ हासिल भी किया है। एक डॉक्टर के रूप में एक बड़े शहर के किसी कोने में बैठकर अपने चिकित्सा कौशल का प्रदर्शन करते हुए वो शायद ये सब न कर पाती और इतने लोगों के जीवन में बदलाव की साक्षी भी नहीं बन पाती। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम घर की लक्ष्मी बेटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी का, मैं हूँ डॉक्टर अनुपमा सोनी। मेरा आपसे पहला सवाल कि महिलाओं की जिंदगी चुनौती से ही शुरू होती है और आपका कहना है कि चुनौतियों से ही सफलता मिलती है। जैसे कि जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो क्लास में हमें बैठ के हम पढ़ाई करते हैं तो किसी का रिजल्ट ऊपर किसी का रिजल्ट नीचे आता है। क्लास में कंपटीशन की भावना होती है कि एग्जाम्स आ रहे हैं तो मुझे अच्छा उसमें परफॉर्म करना है और जो उसमें अच्छा परफॉर्म करना चाहता है वो मेहनत करता है। तो जब आपके सामने एक चुनौती होती है, एक चैलेंज होता है, तो यही तो इंसान का जज्बा है कि हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और अपने आप को साबित करके दिखाएं। इससे खुद को बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। ये खुद से खुद का एक कंपटीशन होता है कि हमें खुद से बेटर अपने आप को बताना है। तो इसी भावना के साथ में जीवन में जो भी चुनौती आती हैं हम उसको जब स्वीकार करते हुए उसे एक अच्छी भावना के साथ लेते हुए और आगे बढ़ते हैं तो
जीवन का मजा ही कुछ और होता है। अनुपमा जी, ब्यूटी पेजेंट ने आपको एक अलग पहचान दी है। बिल्कुल। कैसा रहा ये सफर और कैसे इसकी शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत अगर मैं कहूँ तो स्कूल के ज़माने से हुई थी। जब मैं अपना क्लास 10th में थी और हम लोगों को तो फेयरवेल मिला था, तो बड़ा मन था कि क्योंकि वो तो एक हिस्सा होता है उस समय फेयरवेल का। सो तब मैं मिस 10th बनी थी। फिर उसके बाद जब 12th में हम स्कूल में आए थे तब मिस स्कूल चुनी गई थी। फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज के अंदर मौका मिला था, तब मैं मिस फ्रेशर्स बनी थी। तो जब एक के बाद एक इस तरीके से एक छोटे प्लेटफॉर्म पे आपको पहचान मिली, तो मन के अंदर एक बोलते हैं ना, एक इग्नाइट किया ये आइडिया कि व्हाई नॉट टू ट्राई ऑन ब्यूटी फॉर ब्यूटी पेजेंट ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म। उसके बाद में वैसे मौका नहीं मिला, और उस समय ब्यूटी पेजेंट्स जो हैं हम लोगों की पहुंच से भी काफी दूर थे। समाज में भी ब्यूटी पेजेंट्स को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, कोई ऐसी एक्सेप्टेंस नहीं थी। और फिर जब आप एक बार मेडिकल में आ जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, तो फिर इन सब चीजों से हटके आपका पूरा ध्यान जो है वो अपने पेशे की तरफ लग जाता है। और हमारा पेशा बिल्कुल डिफरेंट है, जिसमें कंटिन्यूस आपको स्टडीज, पेशेंस और होता है। उसके बाद आपकी मैरिज हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो मुझे लगता है ये सपने तो एक बार कहीं बहुत नीचे दब जाते हैं और फिर हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। डेफिनेटली लाइफ में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं बहुत सारी नई चीजें मिलती हैं। तो ऐसे ही जब मेरा बेटा 10 साल का था, तो मैं उसको पता था कि मम्मी इस तरीके से अपने स्कूल में जो छोटे छोटे पेजेंट्स होते थे उसमें मम्मी जीती। वो पेजेंट भी नहीं थी, कंपलसरी पार्ट हुआ करता था हमारे फंक्शंस का। वो महिलाएं, जैसे कई लोग जिनके बच्चे भी नहीं होते, न्यूली वेड होती हैं, सो उन लोगों की फिगर, फिजिकल फिटनेस बिल्कुल डिफरेंट होती है, इतनी जिम्मेदारियां भी नहीं होती हैं, पर स्टिल आई कुड मेक इट। और जैसे मिसेस राजस्थान का पेजेंट मिला, जो कॉन्फिडेंस था वो इतना ज्यादा बढ़ गया उसी दिन से कि अगर मैंने ये अचीव कर लिया तो आगे के प्लेटफॉर्म पे भी मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद में जो भी स्टेट विनर्स होते हैं हमारे ब्यूटी पेजेंट के, जो तो उन लोगों को नेशनल लेवल पे परफॉर्म करना होता है। हर स्टेट के विनर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल लेवल के पेजेंट में। तो मिसेज इंडिया का आयोजन हुआ था चेन्नई के अंदर, और वहां पर फिर हमारा जो पेजेंट है उसमें 72 लेडीज थी ऑल ओवर इंडिया से। इनफैक्ट जो इंडियन लेडीज बाहर अब्रॉड रह रही हैं उन्होंने भी, उसमें काफी सारी लेडीज ने, अराउंड 10 लेडीज बाहर से आई थी पार्टिसिपेट करने के लिए। और उसमें काफी सारे, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो और भी डॉक्टर्स थे, उसके अलावा इंजीनियर्स थे, स्क्वाड्रन लीडर थी, उसके अंदर कॉर्पोरेट वुमेन थी। सो हर अपने क्षेत्र की एक्सेल करने वाली महिलाएं उसमें थी, जो बहुत ही टैलेंटेड लेडीज थी। वहां पर अपनी जगह बनाना नेशनल लेवल पे, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो मतलब मेरे लिए तो ये विश्वास मुझे नहीं हो रहा था कि मैं ये सब कर पाऊंगी, लेकिन जो मेरा एक ही चीज थी कि मैं जो भी करूँ ना उसमें अपना 100% मुझे देना है। मुझे ये नहीं सोचना है कि रिजल्ट क्या है। इससे क्या है, कहीं पर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। पर मेरी जो तैयारी थी वो सिर्फ मेरे को फोकस करके थी कि मैं अपनी वॉक पे मैंने काम किया कि पेजेंट वॉक कैसी होनी चाहिए। सो मैंने अपनी वॉक पे काम किया, मैंने अपनी पर्सनालिटी पे वर्क किया, मैंने कोचिंग ली, ग्रूमिंग सेशंस अटेंड किए, यूट्यूब वीडियोस देखे अपनी ड्रेसिंग सेंस पे। और जहां जहां जैसे मुझे वहां पे अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, उसकी ट्रेडिशनल ड्रेस मुझे वेयर करनी है, उस पे काफी काम किया। तो मेरा जो ड्रेस था वहां पे ट्रेडिशनल वेयर का, उसमें एक साइड हवा महल था, एक साइड आमेर बना हुआ था, उसके साथ मैंने चरी कैरी करी थी। तो एक पूरा अपने राजस्थान को मैंने वहां रिप्रेजेंट किया था। तो इस तरीके से। और फिर जो टैलेंट राउंड होता है उसमें आपको अपना एक बेस्ट टैलेंट प्रेजेंट करना होता है। मैंने वहां पे चरी डांस प्रेजेंट किया था, तो क्योंकि मैं एक फोक डांसर हूँ तो मैंने वो प्रेजेंट किया। मैंने हर चीज पे, अलग अलग चीज पे, अलग अलग राउंड्स के लिए अपना एक बना के स्ट्रेटेजी प्लान करके उसकी तैयारी करी थी। आपको बता दें कि डॉक्टर अनुपमा सोनी एक प्रसिद्ध एंडोडोनिस्ट एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हैं। एक दंत चिकित्सक होने के नाते उनका जुनून लोगों को मुस्कुराते रखना है। मेडिस्पा डेंटल अस्पताल में वो निजी प्रैक्टिस करती हैं। वो मिसेज इंडिया राजस्थान 2018 और श्रीमती इंडिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। अनुपमा एनजीओ, स्कूलों और संगठनों के साथ निःशुल्क दंत चिकित्सा शिविरों के माध्यम से वंचित बच्चों और लोगों के लिए मौखिक स्वास्थ्य जागरूकता फैला रही हैं। अनुपमा कुष्ठ रोगी घर,
छोटे स्कूलों, वृद्धाश्रमों में जाने के लिए समय देती है। वो सालाना जिला स्तरीय टूर्नामेंट आयोजित करके नियमित रूप से बैडमिंटन का भी समर्थन करती है और साथ ही WT राजस्थान बैडमिंटन एसोसिएशन से जुड़ी हुई है। वो क्रिकेट, शतरंज, पेंस लिखती है, मैराथन धावक और एक प्रशिक्षित चेरी डांसर भी है। 2 बच्चों की मां होने के साथ जिम, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स और योग के माध्यम से खुद को फिट भी रखती है। इंटरनेशनल लेवल पर ब्यूटी पेजेंट को जीतना कितना चुनौतीपूर्ण होता है? इंटरनेशनल लेवल पे जब बाहर की जो लेडीज होती हैं, जैसे कि आप इधर चाइना हो गया है या इधर अपना ये बैंकॉक हो गया है, सॉरी थाईलैंड हो गया है, और भी जितनी मालदीव्स वगैरह, मलेशिया, इतनी सारी कंट्रीज हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है फिटनेस का क्राइटेरिया, बिकॉज उनकी जो फिटनेस होती है वो डिफरेंट होती है, उनका जीन जो होता है वो जेनेटिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, इसलिए उन लोगों के अंदर बॉडी फैट वगैरह ऐसा नहीं होता है। तो सिंगापुर वगैरह और यहाँ से ये लोग दे आर हाईली ट्रेन्ड, वो लोग बहुत ट्रेंड होते हैं। जब ब्यूटी पेजेंट वगैरह की होती है बात, जब फैशन की होती है कि वहाँ पे जो लेटेस्ट फैशन वगैरह होता है, तो ये सब लेडीज जो हैं, ये ऐसा लगता है कि ये सब ऑलरेडी क्वींस हैं, उनको देख के ऐसा लगता है जब वो आती हैं तो। और इनफैक्ट जो एक राउंड जो होता है अपना ट्रेडिशनल राउंड जो होता है, जिसमें जैसे मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, तो वैसे सब अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज का एक कॉस्ट्यूम पहन के रिप्रेजेंटेशन करती हैं। तो वो इतना इनोवेटिव डिजाइन्स होते हैं उनके, वो अच्छे अच्छे डिजाइनर्स उनको डिजाइन करते हैं, वेरी वेरी इनोवेटिव और इतने ब्यूटीफुल लगते हैं। और फिर इम्पोर्टेंट चीज एक होती है कि वो लोग 8-8 इंच की हील पहन लेते हैं। 8 इंचेस की हील पहनना, तो मतलब मैं तो शायद कभी भी 8 इंचेस की हील नहीं पहन पाई। मैंने आई थिंक 4 इंचेस की हील मैक्सिमम पहनी है। तो उनकी हाइट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो 8 इंचेस की हील में भी इतना कॉन्फिडेंटली वॉक करके कैरी कर लेती हैं। सो बहुत एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा वहां पे जीतने का। प्लस थोड़ा सा जब वहां मेरा स्टे था तो फूड का भी बड़ा इश्यू था, क्योंकि वहां पे अधिकतर नॉन वेजिटेरियन होता है और सबको एक ही जैसा फूड मिलता है। सो हम लोग 8 दिन तक सिर्फ राइस पर रहे थे, प्लेन राइस हम खाते थे वहां पे। पर स्टिल वो भी अच्छा लगता था कि चलो ठीक है, हमें ये जर्नी पूरी करनी है वहां पे और अपना बेस्ट देना है, ताकि हमारी कंट्री को, हमारे नेशन को हम पे प्राउड हो। तो वहां पे जो मैंने जब ट्रेडिशनल डांस प्रेजेंट किया, अपना चरी डांस, जो चरी और कालबेलिया का फ्यूजन मैंने वहां प्रेजेंट किया था, तो मैं टॉप 3 में मेरी जगह बन गई थी, टॉप 3 में। और इनफैक्ट वहां पे गवर्नर होते हैं सिटीज के अलग अलग, तो जिस रेयोंग सिटी में वो था, वहां के गवर्नर भी आए थे उसको देखने के लिए। उन्होंने इंडिविजुअली, उन्होंने और उनकी वाइफ ने मुझे कंग्रेचुलेट करने वो आए। उन्होंने बोला कि इतना अमेजिंग परफॉर्मेंस हमने कभी नहीं देखा है, आपका ड्रेसअप इतना ब्यूटीफुल है, आपका डांस इतना ब्यूटीफुल था। एंड देन दे सेड की बेस्ट विशेज, और आपको उससे इतना इनकरेजमेंट मिलता है जब आपका वहाँ लोकल कोई गवर्नर है, हाईएस्ट जो फर्स्ट वहाँ का सिटीजन है, वो आपको इस तरीके से विशेज दे रहा है। फिर हम लोगों को एक बार वहां ले जाया गया, जो रेयोंग की जंगल वगैरह है वो हम लोगों को घुमाए गए, वहाँ का ट्रेडिशनल फ्लोरा एंड फौना, खाना वगैरह, इन सबको हमें दिखाया गया था। तो वहाँ पे थाईलैंड के मिनिस्टर आए हुए थे, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म वहाँ पे थे, उनसे हमने इंटरेक्ट किया। तो वो इतने हम्बल हैं, वहाँ पे उनसे मिलना बड़ा इजी रहता है, और उन सब लेडीज को उन्होंने ग्रीट किया, सबको कंग्रेचुलेट किया। सो इतनी ब्यूटीफुल तरीके से ये जर्नी हुई थी ना, कि उसकी मेमोरीज लाइफ टाइम के लिए हैं। और जब रिजल्ट आया और मेरा नाम अनाउंस हुआ था, तो एक बार का तो विश्वास ही नहीं हुआ इस चीज का कि सच में मेरा ही नाम अनाउंस हुआ है, क्योंकि वहां पे हर लेडी, मुझे लग रहा था ये बनने वाली, इस तरीके से रहता है। पर इट वाज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस, और मेरी जो जर्नी है वहां पहुंच के, उसको एक बहुत बड़ा मुकाम मिला इस चीज को, और एक प्रेरणा मिली, मुझे लगता है बहुत सारी लेडीज को इस चीज से। अनुपमा जी, अगर हमारे राजस्थान की लोक कला संस्कृति की बात की जाए तो हमारा राजस्थान अव्वल पर है। बिल्कुल। और आपने इसमें चरी डांस करके कई महिलाओं ने, आपने भी नाम बनाया है। कैसे आपने इस चुनौती को किया?
मैं शुरू से जब स्कूल में थी तब से मुझे अपनी राजस्थान की जो कला है, राजस्थान के जो डांस हैं, राजस्थान के जो मारने हैं, तो मैं हमेशा बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रही हूँ इनसे। इनफैक्ट मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं शादी होने के बाद कभी राजस्थान से बाहर जाऊंगी, बिकॉज आई एम टोटली इन लव विद राजस्थानी कल्चर। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि राजस्थान के कल्चर से ज्यादा सुंदर कल्चर किसी और स्टेट का नहीं है। तो बिकॉज मेरा बहुत अफेक्शन रहा है इस चीज से, तो मैंने बचपन में ही चरी डांस सीख लिया था। और चरी डांस के साथ बाद में मैंने खुद प्रैक्टिस करके, कालबेलिया की मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, पर फिर मैंने ऐसे यूट्यूब वीडियोस देख के कालबेलिया भी स्टार्ट किया। और वो जो ड्रेस होती है, उसकी अटायर जो होता है, वो कंप्लीट अटायर इतना अट्रैक्टिव होता है। तो वो अटायर मैंने अपने लिए बनवाया अभी वहाँ इंटरनेशनल जाने से पहले। और फिर मैंने कंटिन्यूस प्रैक्टिस करी अपने डांस की, क्योंकि एक बार आप जो कोई चीज सीख लेते हैं ना, वो भूलते नहीं है। हो सकता है वो प्रैक्टिस में ना हो, लेकिन प्रैक्टिस करते वो चीज आ जाती है। तो मैंने वहां पे अपना, फिर मैंने खुद फ्यूजन उसका क्रिएट किया कालबेलिया का, क्योंकि कालबेलिया एकदम फास्ट है, चरी एकदम स्लो है। सो एक फ्यूजन मैंने खुद क्रिएट किया उसके लिए। और फिर उसको मैंने पहले नेशनल लेवल पे एक अलग डांस नंबर के साथ प्रेजेंट किया, इंटरनेशनल में और चेंज करके उसको प्रेजेंट किया। और स्पेशली जब चरी के अंदर आप आग लगाते हैं, तो वो इतना मतलब अमेज करता है लोगों को कि भाई आप आग लगा के सर पे कैसे थ्रिलिंग हो जाता है वो फिर बहुत ज्यादा। तो लोगों को वो दांतों तली उंगलियां दबाते हैं ना, उनको डर लगता है कि अब गिर ना जाए, गिर ना जाए, गिर ना जाए। तो वो बहुत अमेजिंग होता है। उसके अलावा जैसे जो मारने होते हैं, तो मैं मारने की भी काफी शौकीन हूँ, जो राजस्थानी मारने होते हैं। बस मेरा डिफरेंस ये है कि लोग चौक से और उससे क्या गेरू से, हाँ गेरू से बनाते हैं, और मैं वार्निश से बनाती हूँ। तो मैंने अपने खुद के घर में ही काफी सारे मारने बनाए हुए हैं, और दिवाली पे स्पेशली मैं हर बार एक नया मारना बनाती हूँ। तो आप कभी अगर मेरे घर में देखेंगे तो हर जगह पे मारने बने हुए हैं नए नए। बहुत बारीक मारने में बनाती हूँ राजस्थानी शैली के। तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी संस्कृति, जो राजस्थान के रहने वाले एटलीस्ट, वो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। हमारी, क्योंकि संस्कृति इतनी रिच है राजस्थान की। और आप देखिए जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, वो क्या चीज से अट्रैक्ट होके आते हैं, हमारी राजस्थानी संस्कृति से ही तो अट्रैक्ट होते हैं। हमें संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए हमेशा से। चाहे हम कितने भी मॉडर्नाइज हो जाएं, कितने प्रोफेशनल पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन संस्कृति के साथ, अपनी जड़ों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जी। मिसेस एशिया इंटरनेशनल होने के बावजूद भी आप समाज के सरोकार से जुड़ी हुई है, महिलाओं से जुड़ी हुई है, इतना सब कुछ आप कैसे कर पाते हैं? घर भी है, क्लिनिक भी है, सब कुछ कैसे मैनेज कर पाते हैं? जैसे आप मैनेज करती हैं कि आप इंटरव्यू भी लेने जाती हैं, आप अपनी पढ़ाई भी करती होंगी, आप बाकी काम भी करती होंगी, क्योंकि आपको करना है। सो इट इज ऑल अबाउट योर पैशन, कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। और मुझे लगता है चाहे आप कितने भी प्रोफेशनल हो जाएं, प्रोफेशन एक अलग चीज होती है, और जो पैशन होता है ना, उससे आदमी लाइवली रहता है। वो पैशन ही उस इंसान को जीने की एक वो जज्बा देता है, एक इंटरेस्ट डेवलप करता है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है वो पैशन ही। सो आपका पैशन होता है। तो मेरा हमेशा से पैशन रहा कि मैं समाज के साथ में जुड़ूं, और जितना मेरी तरफ से हो सकता है मैं उनके लिए कुछ करूं। और क्योंकि समाज हमारे लिए करता है, हमें भी गिव बैक करना होता है, हमें उनके लिए करना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा कि पेजेंट की वजह से मुझे एक ह्यूज प्लेटफॉर्म मिला, एक ह्यूज एक्सपोजर मिला। मैं डायरेक्टली एक्सपोज हुई लोगों से, बहुत सारे सोशल इवेंट से मैं कनेक्ट हुई। जब मैं यहाँ पे बन के आई तो लोगों ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि राजस्थान में कोई पहली बार ही इंटरनेशनल पेजेंट जीत कर आया था मेरे टाइम में। सो आई वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने कोई इंटरनेशनल पेजेंट जीता था इतना बड़ा। और फिर इतने सारे जगह से एक्सपोजर होने के बाद मुझे एंडोर्समेंट मिले, जैसे कि सबसे पहले सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस का एंडोर्समेंट मिला कि मुझे गुडविल एम्बेसडर बनाया रोड सेफ्टी का उन्होंने। तो उस रोड सेफ्टी के साथ में मैं कई कॉलेजेस, इनफैक्ट राजस्थान पुलिस एकेडमी की ट्रेनिंग वगैरह जो होती हैं,
और स्कूल्स में हमने सेशंस लिए रोड सेफ्टी से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि जितनी जानें लोगों की एक्सीडेंट उससे नहीं जाती हैं, जो कि कैलेमिटी से या कोई भी ऐसी बीमारियों से लोग नहीं मरते। इनफैक्ट कोविड में लोग इतने नहीं मरे जितने रोड एक्सीडेंट से उनकी डेथ होती है, स्पेशली यंग ज्यादा उसमें डेथ होती है, क्योंकि राजस्थान में स्पेशली माना जाता है कि बेटियां काफी पिछड़ी हुई हैं। CSR जो होता है इनका वो भी बहुत डाउन था हमारे यहाँ राजस्थान का बेटियों को, क्योंकि गर्भ में ही खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके की इतनी सारे यहाँ पर टैबूज हैं, उन सबको लेके बहुत ज्यादा जरूरत है अवेयरनेस की, इन सब प्रोग्राम्स की। तो उनके लिए भी हमने बहुत सारे सोशल मीडिया के लिए हमने वीडियोस बनाए, और हमने जो जो छोटी छोटी वर्कशॉप्स ली, वहां जाके लोगों को अवेयर किया इस चीज के बारे में। और अब एट प्रेजेंट मैं राज्य महिला नीति की जो सदस्य बनी हूँ यहाँ पे। सो जो विमेन पॉलिसी है राजस्थान गवर्नमेंट की, जिसके अंदर आप इतनी सारी पॉलिसीज होती, महिलाओं से रिलेटेड, बच्चियों से रिलेटेड, किशोरियों से रिलेटेड, फिर वो महिला बाल विकास विभाग की होती हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की होती हैं, राजीविका डिपार्टमेंट की होती, पंचायती राज डिपार्टमेंट की होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की स्कीम होती हैं, उन पे हम वर्क करते हैं। गवर्नमेंट को हम सजेशंस देते हैं कि ग्राउंड लेवल पे महिलाओं को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। तो वो सब हम गवर्नमेंट से एक तरीके से कनेक्शन करते हैं आम लोगों का। तो ये सब मुझे करने से बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, रात को नींद अच्छी आती है, लगता है कि कुछ किया है पॉजिटिव। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब भी हम अपने पैशन को आगे बढ़ाते हैं, प्रोफेशन तो ब्रेड एंड बटर है, वो आपको करना ही रहेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। पैशन भी लीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जयपुर की डॉक्टर अनुपमा सोनी ने मिसेज एशिया इंटरनेशनल खिताब जीत लिया है। थाईलैंड के रेयोंग में शहर में आयोजित मिसेज एशिया इंटरनेशनल सौंदर्य प्रतियोगिता में सोनी ने ऑल नेशंस टाइटल्स और मिसेज फोटोजेनिक सब टाइटल जीता है। 6 दिन की इस प्रतियोगिता में कई चरण हुए। अनुपमा ने बताया कि मैंने प्रतिभा चरण में चरी और कलबेलिया का मिश्रण पेश किया और भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रतियोगिता के दौरान राजस्थानी कला और संस्कृति को भी विशेष तौर पर रेखांकित किया गया। प्रतियोगिता में 25 देशों की 35 प्रतिभागी थी और उन्होंने खिताब जीता। इस तरह से अनुपमा सोनी ने राजस्थान का नाम रोशन किया है। महिलाओं की अगर हम बात करें तो भले ही आज महिलाओं को आरक्षण मिला हो अपने राजस्थान में, लेकिन फिर भी आज भी महिलाएं कई जगह ऐसी है जहां पिछड़ी हुई है। महिलाएं सबसे ज्यादा पिछड़ी तो अपने घर में होती हैं। स्टेट में या सोसाइटी में बाद में पिछड़ती हैं, पहले घर में पिछड़ती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ महिला से रिलेटेड नहीं है। अगर आपके घर में कोई महिला दबी हुई है या महिला किसी भी तरीके की चीज को फेस कर रही है और प्रताड़ित महसूस कर रही है, तो वो घर का जो एक बोलते हैं ना प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता है। तो जब तक आपके घर का प्रोग्रेस नहीं होगा, तब तक आप समाज में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ना आप देश में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि खुद से खुद की अवेयरनेस करना। मुझे लगता है जैसे एक हैप्पीनेस के लिए एक बात कही जाती है कि दूसरों के ऊपर अपनी हैप्पीनेस के लिए डिपेंड नहीं होना चाहिए। जब तक खुद हम खुश नहीं होंगे ना, तो खुशी मिलती नहीं है। इसलिए खुद को खुद खुश रखना पड़ता है, तभी आप हैप्पी रह सकते हो। वो एक तरीका है। तो उसी तरीके से आपको कोई दबा नहीं सकता है, आपको खुद उठना पड़ेगा। खुद के अंदर ये ठान लेना होता है कि मैं एक इंसान हूं, मेरा एक समाज में एक मेरा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। मेरा जन्म हुआ है तो मैं किसी चीज में कंट्रीब्यूट करूंगी लाइफ के अंदर। थॉट के साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं, आपको क्या लगता है मैंने मिसेज एशिया या मिसेज राजस्थान में पार्टिसिपेट किया तो इतना इजी था मेरे लिए। मेरे को सबसे पहले लगा कि शायद मेरे घर में ही लोग मुझे मना करेंगे, क्यों पेजेंट में जाना है, क्या साबित करना है, क्यों साबित करना है, किसको साबित करना है, और जरूरत क्या है पेजेंट की, है ना। पर पहले मैंने इतना सोचा कि लोग क्या बोलेंगे, मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे या हस्बैंड क्या बोलेंगे, ये सब चीजें आई थी दिमाग में। लेकिन फिर मेरे को लगा मुझे आगे बढ़ना है, तो मैंने पहले खुद स्टेप लिया, रजिस्ट्रेशन कराया, उसके बाद लोगों को इन्फॉर्म किया, और इन्फॉर्म करने के बाद में ही मैंने वो जब मैं आगे बढ़ी तो सबने मुझे सपोर्ट किया। तो इसी तरीके से चेन बनती है हमेशा। आज एक महिला खड़ी होती है, वो दूसरे को सपोर्ट करती है, फिर दूसरी तीसरे को,
तो ये एक चेन बनती है। इस हेल्पिंग ग्रुप्स कैसे बनते हैं, जो स्वयं सहायता समूह होते हैं वो भी ऐसे ही क्रिएट होते हैं। तो इंसान को पहले खुद की सोच पे और खुद की इच्छा शक्ति पे काम करने की जरूरत है। हमारी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब महिला आरक्षण विधेयक बिल की बात होती है तो कोई भी पार्टी दल के नेता इस बात से एग्री नहीं होते, ना इसकी बात करते हैं। तो आपकी क्या राय है इस बिल के लिए, और महिलाओं की कितनी समस्या हल हो सकती है अगर इनको ये बिल पास किया जाए तो? वैसे तो महिला, अगर ये आरक्षण के बारे में आप देखते हैं तो ये 33% हो चुका है अब तो, और सभी ने स्वैच्छिक रूप से इसको एक्सेप्ट किया है कि भाई 33% महिलाएं आराम से इसमें आएंगी, सब 33% महिलाओं को टिकट देंगे। समस्या यह है कि 33% भी खाली हुई हैं, तो महिलाएं खुद ही आगे नहीं बढ़ रही हैं और खुद ही इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं पॉलिटिक्स में। उसके कई सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है उसका, क्योंकि हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसका सिनेरियो अगर हम बाहर की पॉलिटिकल पार्टीज में देखें तो बहुत डिफरेंट है। नेता बन जाते हैं जो कि कहलाते जनसेवक है, लेकिन वो नजर भी नहीं आते हैं, वो एक सेलिब्रिटी की तरह आम जनता के लिए रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये पुरुष प्रधान सोसाइटी है और वो उसको वही रखना चाहते हैं क्योंकि वो चेंज नहीं चाहते हैं। तो जब तक मानसिकता में चेंज नहीं होगा तो कोई भी चीज, चाहे वो पुरुष मानसिकता हो या महिला मानसिकता, महिलाएं भी जब तक खुद आगे होकर पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, क्योंकि सफाई करने के लिए दलदल में तो उतरना ही पड़ेगा ना। तो जब तक आएंगे नहीं तो कैसे इस चीज का सिनेरियो चेंज होगा। तो मुझे लगता है दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए इस चीज को लेकर। हमारे खास कार्यक्रम घर की लक्ष्मी बेटी में आज हमने आपको डॉक्टर अनुपमा सोनी से मिलवाया, और आगे भी इसी तरह हमारे खास कार्यक्रम में आपको मिलवाते रहेंगे हर शख्सियत से। नमस्कार। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर अनुपमा सोनी की कहानी, जो एक डेंटिस्ट होने के साथ साथ ही कई ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा रही और हर जगह उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया, जीत हासिल किया और अपना नाम रोशन की राजस्थान की ये बेटी, और अपने पेशेवर यात्रा में अपनी मंजिल तक तो पहुंची ही पहुंची, साथ ही साथ अपने पैशन को भी उन्होंने अपने साथ लेकर चला। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। Through constant innovation,